So rupee is almost at 94 अगेंस्ट डॉलर। तो इसी के बारे में थोड़ा सा आज हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। सो फॉलिंग रूपी ये इन्वेस्टर के लिए क्या क्या टेक अवेज दिखा सकता है। सो द 5 की टेक अवेज वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। सो पहला जो टेक अवे है ये है कि रुपी का गिरना, फॉलिंग रुपी इज कुड बी अ गुड थिंग। मतलब एक्सपोर्ट्स के लिए एक टेलविंड साबित हो सकता है, बट इट विल नॉट बी अ फ्री लंच। देर आर सम डायरेक्ट बेनिफिशियरीज जैसे कि आईटी कंपनीज या फिर फार्मा कंपनीज या फिर ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्सटाइल कंपनीज, इनके लिए ये पॉजिटिव हो सकता है। क्यों पॉजिटिव हो सकता है? बिकॉज इनके जो रेवेन्यूज आते हैं लार्जली यूएस डॉलर्स में आते हैं, एंड ऑब्वियसली जो कॉस्ट है इनके, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब जो लेबर कॉस्ट स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो वो इंडियन रुपीज़ में है वो। सो उस केस में अगर रुपी डिप्रिशिएट होता है, रेवेन्यू इन अ वे यूएस डॉलर टर्म्स में आ रहा है, तो रुपी टर्म में वो अप्रिशिएट हो जाएगा। So I think this will straight away lead to margin expansion. But there is a reality check also, जैसे कि ये जो कंपनीज होती है वो अच्छा खासा हेजिंग करती है। सो हेजिंग अगर वो कंपनीज करेंगे, बिकॉज वे जस्ट थिंकिंग अबाउट कि रुपी डिप्रिशिएट ही होता जाएगा, बट अगर इसका उल्टा हो जाता है तो, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन कंपनीज डू हेज दीज रिस्क। सो अगर हेजिंग की कॉस्ट हम निकाल देंगे उसमें से, तो जो फुल बेनिफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा। देन ग्लोबल डिमांड जो है वो ज्यादा मैटर करती है रादर देन ओनली फॉरेक्स के एंगल से, यानी कि रुपी का डिप्रिसिएशन होना। सो ओवरऑल जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे, जिस तरीके से सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रहे हैं, वी आर सीइंग दैट कि अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस वहाँ पे कंजम्पशन पे इम्पैक्ट हो सकता है, ये एनालिसिस सामने आ रहा है। तो डेफिनेटली आई थिंक ग्लोबल डिमांड जो है वो ज़्यादा मैटर करेगी फॉर दीज कंपनीज रादर देन ओनली रुपी डिप्रिसिएशन। बट नेट नेट अगर इस क्या टेक अवे को हम देखते हैं तो नेट नेट ये पॉजिटिव है, बट नॉट अ स्ट्रक्चरल गेम चेंजर नहीं है ये फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब दूसरा जो टेक अवे है वो है रिस्क क्या है इसमें, सबसे बड़ी रिस्क क्या है, तो वो है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंडिया 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल, 80 to 85% ऑफ द क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट्स। सो अगर रुपी गिरता है तो इन दैट पर्टिकुलर केस फ्यूल कॉस्ट हायर हो जाते हैं, गैस कॉस्ट हायर हो जाते हैं, फर्टिलाइजर कॉस्ट हायर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं वो भी हायर लेवल पे चला जाता है। डायरेक्टली इट विल लीड टू सीपीआई इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जाता है, देन गवर्नमेंट पे फिजिकल प्रेशर बन सकता है, और वो फिजिकल प्रेशर फिर गवर्नमेंट आई थिंक सब्सिडीज वगैरह के एंगल से थोड़ा निगेटिवली प्ले आउट हो सकता है। सो की इनसाइट यहाँ पे यही है कि रुपी डिप्रिसिएशन जो है वो इंडिया को हर्ट करता है मेजरली वाया, बिकॉज हमारे इंपोर्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली आई थिंक इफ वी आर रनिंग डेफिसिट्स, करंट अकाउंट डेफिसिट्स फ्रॉम दैट एंगल, सो जो इन्फ्लेशन है ये एक बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है। तीसरा टेक अवे क्या है, वो है सेक्टर विनर्स और लूजर्स क्या है। सो विनर्स में जैसे हमने पहले भी बात की कि आईटी सर्विसेज जहाँ पे यूएसडी बिलिंग सबसे ज़्यादा होती है, फार्मा एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे, या स्पेशलिटी केमिकल्स की एक्सपोर्ट्स बात करेंगे, टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करते हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक दीज आर क्लियर स्ट्रक्चरल विनर्स है। बट लूजर्स के एंगल से अगर हम स्ट्रक्चरल लूजर्स यहाँ पे देखते हैं सेक्टर्स में, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो क्लियरली यहाँ पे लूजर्स है, बिकॉज करंटली दे आर एब्सॉर्बिंग द कॉस्ट। एक महीना हो गया है अक्रॉस द वर्ल्ड हर जगह पे फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा चुके हैं, बट इंडिया में अभी तक डायरेक्ट इम्पैक्ट हम नहीं देख रहे। अगर हम मतलब कुकिंग गैस में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी प्राइसेस बढ़ाए हैं, इंडस्ट्रियल गैस में प्राइसेस बढ़ाए, इंडस्ट्रियल डीजल में प्राइसेस बढ़ाए, बट पेट्रोल और डीजल जो रिटेल के लिए यूज होता है वहाँ पे प्राइसेस अभी तक नहीं बढ़े हैं। So definitely, I think somebody is absorbing these costs, and वो specifically currently oil marketing companies हैं। एविएशन कंपनीज की अगर हम बात करते हैं, वो भी स्ट्रक्चरल लूजर साबित हो सकते हैं अगर यहाँ पे रुपी डिप्रिशिएट अगर होता रहेगा। सो इन दैट पर्टिकुलर केस उनका जो इनपुट कॉस्ट है एविएशन टर्बाइन फ्यूल का, तो डेफिनेटली आई थिंक दैट विल क्रिएट
some negativity for the companies. Paints and chemical companies, because raw materials majorly import होते हैं, तो rupee depreciation will act negatively for them. Consumer durables की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स वगैरह डिपेंडेंस हमारी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी डिप्रिशिएटिंग रूपी विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो टेक अवे यही है, फॉरेक्स क्रिएट्स सेक्टर रोटेशन, बट ब्रॉड मार्केट का बेनिफिट अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे वो ज़्यादा दिखता नहीं है. चौथा जो टेक अवे है इन्वेस्टर्स के लिए वो है इंटरेस्ट रेट्स एंड लिक्विडिटी इंपैक्ट. सो रूपी का वीकनेस जो है वो सीधा सीधा इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ाता है, और अगर इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ जाती है सो आरबीआई स्टेज टाइटर फॉर लॉन्गर. सो इसका मतलब ये है कि आरबीआई यहाँ से इंटरेस्ट रेट कट का तो भूल जाइए, बट इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी सकती है, जिसका इफेक्ट सीधा सीधा बॉन्ड यील्ड्स जो है वो ऊपर जाने पे हो सकता है. इक्विटी वैल्यूएशंस पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट साबित हो सकता है. स्पेसिफिकली अगर हम स्मॉल एंड मिड कैप्स की बात करते हैं तो राइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर दीज कंपनीज, बिकॉज उनके मार्जिन सीधे सीधे वहाँ पे श्रिंक हो जाएंगे, और इसी का सब चीज़ों का नतीजा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फ्लोज का वोलेटाइल होने में भी हो सकता है. सो जहाँ इंडिया जो है वो थोड़ा मिड कैप या लार्ज कैप का भी जो लेटर पोर्शन है वो थोड़ा सा मिड कैप के तरीके से ही बिहेव करता है. सो फॉर अ मिड कैप हैवी मार्केट लाइक इंडिया, करेंसी वीकनेस जो है वो वैल्यूएशन पे प्रेशर क्रिएट कर सकती है. अब एक्सटर्नल रिस्क क्या है, वो है कैपिटल फ्लोज के और डेट के. सो वीक रूपी जो है वो एफआई आउटफ्लोज ट्रिगर कर सकता है. हायर कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल बोरोइंग, इसी भी इंटरेस्ट काफ़ी यहाँ पे बढ़ सकते हैं, तो दैट कुड बी निगेटिव फॉर लॉट ऑफ कंपनीज जो एक्सटर्नली बोरो कर रहे हैं. कंपनीज विथ अनहेज्ड यूएस डॉलर डेट जो है वो स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा इसका निगेटिव इम्पैक्ट उन पे हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा और जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट उनके अर्निंग्स हिट पे हो सकता है. सो कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज या टेलीकॉम कंपनीज या कैपिटल गुड्स कंपनीज विथ फॉरेन लोन्स, यहाँ पे सीधे सीधे इम्पैक्ट हो सकते हैं. तो बॉटम लाइन यही है कि माइल्ड और ग्रेजुअल डिप्रिसिएशन जो है रुपी का वो मैनेजेबल हो सकता है, या फिर थोड़ा स्लाइटली पॉजिटिव भी हो सकता है. बट शार्प और परसिस्टेंट फॉल अगर हम रुपी में देखेंगे तो इट कुड टर्न आउट टू बी निगेटिव फॉर इंडिया. सो एक्सपोर्ट बूस्ट जो है वो इंक्रीमेंटल है, बट इंपोर्ट इन्फ्लेशन जो है वो स्ट्रक्चरल है. तो ये समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.